Shri Radha Ramana Vishyate. So today is our first lecture of our ITT batch. So सबसे पहले हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसा है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, और फिर हम एक्चुअल चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। और उसमें मूव ऑन करने से पहले जीएसटी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, हम लोग सबसे पहले उसको समझेंगे। ठीक है। सो पहले अभी हमें समझना है कि देखो, टैक्स जो होता है, टैक्स जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स आपका, और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स को। ठीक है। सो ये दो टाइप के टैक्सेस में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट कह रही है मुझ पर टैक्स लगना चाहिए, मुझे टैक्स पे करना है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली मुझसे टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है। तो अगर सपोज मैंने 100 रुपये की इनकम कमाई, गवर्नमेंट बोलती है 10% हमें टैक्स दे दो, तो 10 रुपीज़ का टैक्स मैं डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को जमा करवाऊंगी, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि सपोज टैक्स 10 रुपये का मेरा बनता है, लेकिन जमा करवाने की जिम्मेदारी किसी और को दे दी। फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 रुपये का कोई सामान खरीद के लाई, 10 रुपये का उसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया उस शॉपकीपर को। ठीक है। गवर्नमेंट कहती है उस शॉपकीपर को कि ये 10 रुपये का टैक्स कलेक्ट तुम करो इस कस्टमर से, और फिर ये 10 रुपये का टैक्स हमें जमा करवाओ। सो इस केस में टैक्स पे मैं कर रही हूँ, जा मेरी जेब से रहा है, लेकिन जमा करवाने वाला कोई और है। सो इनडायरेक्टली क्योंकि रूट हो रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है। सो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस है, बहुत नाम से बहुत क्लियर है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के कुछ टाइप्स, जैसे आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपका पेपर नंबर 4 है ना। सो वहाँ पे इनकम टैक्स जो एक्ट है उसमें क्या होता है, आपका अगर टैक्स बन रहा है आप खुद गवर्नमेंट को पे करते हो। सिमिलरली ब्लैक मनी एक्ट में अगर आपने कुछ काला धन जमा कर रखा है, तो उस पर भी जब पकड़ में आते हो तो आपको खुद को ही टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। और पहले एक वेल्थ टैक्स एक्ट भी हुआ करता था जो अब नहीं है, तो उसमें वेल्थ के ऊपर टैक्स लगता था। तो ये सारे टाइप्स हैं डायरेक्ट टैक्स के। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप्स क्या क्या है, जैसे जीएसटी, कस्टम्स। कस्टम्स का ही एक सेकेंडरी पार्ट जो हमें पढ़ना है वो है एफटीपी। ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कस्टम्स क्या होता है, जो आपकी बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लग रहा होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स टैक्स क्या है, जो गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पे लगता है। ठीक है। उसके अलावा पहले कुछ और टाइप के टैक्सेस भी हुआ करते थे, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, जो अभी भी कुछ कुछ जगह पर अभी भी स्टिल पर्टेन करते हैं, बट मैक्सिमम अब देखा जाए तो जीएसटी आने के बाद वो सारे टैक्सेस अबॉलिश हो चुके हैं। वो भी अभी हम देखेंगे कि कौन से टैक्स अबॉलिश हुए, मर्ज हुए, कौन से नहीं हुए। ठीक है। तो ये टैक्सेस का आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हम लोग पूरा अपना डिस्कशन रखने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स पे। डायरेक्ट टैक्स आप रोहन सर से समझना। ठीक है। अब देखो, इनडायरेक्ट टैक्स में आपका पेपर स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम एक बार सिलेबस का ओवरव्यू भी साथ में लेंगे। तो देखो, जीएसटी यहाँ पे आपका एग्जाम में 80 मार्क्स का पूछा जाता है। कस्टम्स और एफटीपी जो है वो 20 मार्क्स समथिंग का पूछा जाता है। इस तरीके से 100 मार्क्स हो गए टोटल। वैसे 6 क्वेश्चंस आते हैं, आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 5 करने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कंपलसरी, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जीएसटी कंप्यूटेशन का, आईटीसी एडजस्टमेंट का। ठीक है। सो अब इस 100 मार्क्स में से भी अगर आप देखोगे 70 मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव एंड 30 मार्क्स के होते हैं आपके एमसीक्यू। ठीक है। और इसमें से भी 6 मार्क्स के एमसीक्यूज कस्टम्स में से पूछे जाते हैं। एमसीक्यू 2 मार्क्स ही, टोटल 15 आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, है ना, और 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आपका रहता है। डिस्क्रिप्टिव में हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहता है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू कंपल्सरीली, एक ही क्वेश्चन होता है, और जो रिमेनिंग 2 से 6 तक के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सब पार्ट्स होते हैं। जनरली 3 सब पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। सो दिस इज द बेसिक पेपर पैटर्न। ठीक है। अब एक बार हमारे पास सिलेबस में क्या क्या है हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
पहला चैप्टर आपने देखो, वैसे तो इंटर में भी काफ़ी कुछ इसमें से चीज़ों का थोड़ा बेसिक टच लिया है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग पूरा बेसिक से ही समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ याद नहीं भी है so भूल जाओ, आपने कभी पढ़ा भी था, बट हाँ, चैप्टर के नाम देख के आपको ज़रूर थोड़ा बहुत रिलेट करेगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने देखा था कभी, ठीक है। सो सप्लाई अंडर जीएसटी, सबसे पहले हम समझेंगे कि जीएसटी लगता किस ट्रांजैक्शन पे है, ठीक है। सो देयर हैज़ टू बी अ टैक्सेबल इवेंट जिसके ऊपर आप बेसिकली टैक्स पे करोगे, जीएसटी पे करोगे। सो दिस चैप्टर टेल्स अस दैट एस्पेक्ट कि कौन से ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई ट्रीट करेंगे, कौन से ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगता है। फिर एग्जैक्टली जीएसटी लगाना कैसे है, दैट इज एक्सप्लेन अंडर चैप्टर सेकेंड, चार्ज ऑफ जीएसटी। देन थर्ड चैप्टर इज टाइम ऑफ सप्लाई। अब किस टाइम पे एग्जैक्टली जीएसटी की लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, वो टाइम ऑफ सप्लाई हमें बताता है। फिर किस वैल्यू पे जीएसटी लगाना है वो भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि रेट आपको बता दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो अब जिस वैल्यू पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कई बार उस वैल्यू में भी कुछ एडिशंस और डिलीशंस करने होते हैं, तो वो हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई के थ्रू पता चलता है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एग्जैक्टली जो आपने ट्रांजैक्शन किया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, मतलब किस स्टेट से रिलेटेड है। आप इसको अभी ऐसा समझ लो एज ऑफ नाउ, ठीक है, क्योंकि स्टेट का भी शेयर रहता है, जीएसटी जितना भी होता है उसमें सी और एसजीएसटी होता है, राइट। और कभी कभी अगर आईजीएसटी भी लगता है तो उसका शेयर भी कुछ स्टेट्स को जाता है, राइट। तो वो किस स्टेट को जाएगा वो पता करना ज़रूरी है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई का एक पूरा सेपरेट हमें चैप्टर पढ़ना रहता है। उसके बाद कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट ने छूट दे दी है, जीएसटी से एग्जेम्पशंस दे दी है, वो हमें एग्जेम्पशन चैप्टर में देखने को मिलती है। फिर हम पढ़ते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आप समझ लो कि गवर्नमेंट आपको जो आप ऑलरेडी टैक्स पे कर देते हो ना उसका बेनिफिट दे देती है कि अब आपको उतना टैक्स दोबारा से पे नहीं करना। एज ऑफ नाउ आप इसको इतना समझ सकते हो अगर आपको पहले का कुछ याद नहीं है तो। जॉब वर्क की आपने कुछ प्रोसेस किसी अपने गुड्स पे किसी और से करवाया तो दैट इज़ नोन एज जॉब वर्क। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आप शर्ट बनाते हो और उसके ऊपर अपना जो लोगो है वो किसी और के थ्रू आप प्रिंट करवाते हो, तो दिस इज़ जॉब वर्क कि आपने शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग खुद करी। एक पर्टिकुलर उसका पार्ट जो है प्रोसेस का पूरा एक पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट आपने किसी और को एक तरीके से आउटसोर्स कर दिया और फिर वो जॉब वर्क परफॉर्म होने के बाद फाइनल सेल आप ही करोगे, ठीक है। तो दैट इज़ जॉब वर्क। रजिस्ट्रेशन की अब जीएसटी आपको पे करना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बताती है कि किस किस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। फिर इन्वॉइसिंग वगैरह किस तरीके से होगी वो हम पढ़ते हैं। आपको अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, टैक्स का पेमेंट किस तरीके से होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ट्रांजैक्शन आजकल बहुत बढ़ रहे हैं तो उसके केस में जीएसटी किस तरीके से लगाना रहता है। फिर रिटर्न्स, आपको जीएसटी की रिटर्न कैसे भरनी है, जैसे हम इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करते हैं, वहाँ से यहाँ पे हम क्या करते हैं जीएसटीआर, जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करते हैं। तो वो भी डिफरेंट टैक्स पेयर्स के लिए डिफरेंट है, तो वो हम पूरा डिटेल में समझते हैं। उसके बाद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल ग्लोबलाइजेशन है, सो अगर कुछ हम बाहर से सामान मंगवा रहे हैं और यहाँ से सामान बाहर भेज रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी का क्या इम्प्लिकेशन रहता है वो हम समझते हैं। फिर रिफ़ंड, जीएसटी में हमें कुछ ट्रांजैक्शंस के केस में रिफ़ंड भी मिल जाता है, गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है क्योंकि। फिर असेसमेंट एंड ऑडिट, तो अगर कुछ गड़बड़ करोगे, ठीक है, सही से जीएसटी पे नहीं करोगे तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो खुद भी आपका असेसमेंट कर सकती है। आप असेसमेंट करोगे तो वो सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा, अगर आप सही से नहीं करते तो फिर गवर्नमेंट आपका असेसमेंट करेगी। ऑडिट करवा सकती है आपकी, अगर कुछ गड़बड़ी दिखती है तो आपका इंस्पेक्शन हो सकता है, सर्च करवाई जा सकती है, सीजर कर सकते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स गुड्स वगैरह का, अरेस्ट भी हो सकती है। अरेस्ट की पावर इतनी स्पेशल पावर है मतलब कि इनकम टैक्स में भी डायरेक्टली ऑफिसर्स के पास ये पावर नहीं है, बट जीएसटी ऑफिसर्स के पास अरेस्ट की पावर भी है। सो जीएसटी से पंगा मोल नहीं ले सकते हो आप, बी वेरी कंप्लायंट। फिर डिमांड्स,
अगर आपका मान लो टैक्स बनता है 100 रुपये का, पर आप जमा करवाते हो सपोज 40 रुपये, तो वो 60 रुपये गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर सकती है, और फिर भी अगर चुपचाप नहीं दोगे ना, तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स करेगी, वसूली करेगी आपसे। कुछ स्पेशल केसेस में आपकी लाइबिलिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का क्या हो गया, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप के पहले सपोज 4 मेंबर थे, अब उसमें से एक मेंबर रिटायर हो गया, तो उस केस में किस तरीके से किस किस ऊपर लाइबिलिटी आएगी टैक्स पेमेंट की। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, है ना। तो ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे कि इन स्पेशल केसेस में किसके ऊपर लाइबिलिटी रहती है जीएसटी को जमा करवाने की। फिर अगर आप कुछ ऑफेंस कर देते हो तो आपके ऊपर क्या क्या पेनल्टीज लगेगी, और कुछ एथिकल आपको एस्पेक्ट समझाए जाएंगे जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। फिर अगर आपको सपोज आपके अगेंस्ट कुछ ऑर्डर पास हो गया तो आप अपील कर सकते हो। रिवीजन की प्रोसीडिंग्स भी होती है कि जैसे डिपार्टमेंट को लगता है कि उन्होंने कुछ गलती कर दी है अपने ऑर्डर में, तो वो कैसे रिवीजन कर सकती है, उसकी पावर है। एडवांस रूलिंग, आप पहले से एडवांस में रूलिंग ले लो, दैट कॉन्सेप्ट। फिर मिसलेनियस कुछ एक्स्ट्रा और हमें प्रोविजंस दे रखी है जीएसटी के रिगार्डिंग। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आता है हमारा कस्टम्स एंड एफटीपी, जिसमें पहला चैप्टर हमें बताता है कि कस्टम ड्यूटी लेवी कैसे की जाएगी, कुछ एग्जेम्पशन है उसके बारे में बताएगा। टाइप्स ऑफ ड्यूटी के बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर बताएगा। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है ताकि एग्जैक्ट रेट ऑफ ड्यूटी फाइंड आउट करी जा सके इन पर्टिकुलर गुड्स के रिगार्डिंग। फिर जैसे हमने जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई देखा, यहाँ पे भी वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स रहता है कि किस वैल्यू पे आपको ड्यूटी कैलकुलेट करनी होती है। उसके बाद इम्पोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन के कुछ स्पेशल प्रोविजंस हमें देखने को मिलेंगे। वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सामान आता है वो पोर्ट पे आता है, तो पोर्ट पे क्या होते हैं, वेयर हाउसेस बने होते हैं। तो सामान कब तक उन वेयर हाउसेस में रह सकता है, वेयर हाउस में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब के कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम यहाँ पे भी रिफंड्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। और लास्ट एफटीपी एक सिंगल चैप्टर है आपके यहाँ पे कि फॉरेन ट्रेड की क्या पॉलिसी रहती है, डीजीएफटी इसको फ्रेम करती है, उसका क्या पूरा प्रिंसिपल रहता है, दैट विल स्टडी। सो एज आई ऑलवेज स्टार्ट करने से पहले भगवान का नाम इज़ मैंडेटरी। सो मैंने तो स्टार्ट में बोल दिया है, अब भी भगवान को याद करके स्टार्ट करो। योर जर्नी इज़ गोइंग टू बी सुपर। ठीक है, सो श्री राधा रमनो विच्यते। अब हम सबसे पहले समझेंगे, जो एक्चुअल समझने की चीज़ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है कि जीएसटी को लाया क्यों गया। सो जीएसटी आने से पहले किस तरीके से पूरा फ्लो चलता था वो हम सबसे पहले समझेंगे कि जीएसटी लाने की नीड क्यों पड़ी एग्जैक्टली। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आप मानो कि एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये 1000 रुपीज़ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाता है। ठीक है, इसकी पूरी कॉस्ट प्रॉफिट सब मिला के 1000 रुपीज़ का ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट बीच में आके कहती है कि तुम सेल कर रहे हो तो पहले हमें भी भूख चढ़ाओ, फिर जाके तुम सेल करना। ठीक है, सो अगर तुम कमा रहे हो तो थोड़ा हमें भी कमाई करवाओ। तो गवर्नमेंट बीच में आके बोलती है कि हमें टैक्स दो एट द रेट 10%, है ना। फॉर एग्जाम्पल फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी हम रेट को 10% ले रहे हैं टैक्स की। 10% का आप हमें टैक्स दो, तो मैन्युफैक्चरर बोलता है अब हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, आपको भूख तो चढ़ाना ही पड़ेगा। सो 1000 का 10% वुड बी 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ का टैक्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगा, और होलसेलर को फिर ये प्रोडक्ट पड़ा 1100 रुपीज़ का। ठीक है, सो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा हो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है तो 1000 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ दोनों कलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम दी होलसेलर, और टोटल 1100 रुपीज़ कलेक्ट किए गए फ्रॉम दी होलसेलर। ठीक है, और ये 100 रुपये का जो टैक्स होलसेलर से कलेक्ट किया गया वो गवर्नमेंट को जमा करवा दिया जाएगा बाय दी मैन्युफैक्चरर। ठीक है, बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। अब होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर भी थोड़ा तो कमाएगा। ठीक है, सो ये 1100 को जो प्रोडक्ट इसको पड़ा, होलसेलर क्या करेगा, इसमें अपना सपोज प्रॉफिट ऐड करता है 200 रुपीज़ का, 1300 का
ये प्रोडक्ट ये आगे सेल करना चाहता है। अब ये भी सेल कर रहा है, गवर्नमेंट फिर बीच में आके बोलती है कि हमें क्या दो, हमारा टैक्स दो। अगेन गवर्नमेंट ने बोला 10% का टैक्स हमें भी चाहिए। सो ये 1300 का प्रोडक्ट जब सेल करने जा रहा है होलसेलर टू रिटेलर, तो क्या हो रहा है, 10% का टैक्स दैट इज़ 130 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा कलेक्ट करेगा फ्रॉम दी रिटेलर। ठीक है, सो 1300 प्लस 130 टोटल 1430 का अमाउंट यहाँ पे क्या किया जाएगा, फ्रॉम द रिटेलर वुड बी कलेक्टेड। अब इस ट्रांजैक्शन में अगर आप थोड़ा जूम करोगे, थोड़ा गौर करोगे, तो आप देखोगे ये 130 जो रुपीज़ है, ये टैक्स कैसे निकला एग्जैक्टली। 1300 पे हमने 10% लगाया है, ठीक है, वो बात तो ठीक है, बट ये 1300 में क्या क्या इंक्लूडेड है। अगर आप देखोगे 1300 में एक तो ये 1000 रुपीज़ इंक्लूडेड है जो इनिशियल प्रोडक्ट की कॉस्ट थी। ठीक है, इनिशियल प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्रॉफिट जो भी था वो सब इंक्लूडेड है। दूसरा, इसमें ये 100 रुपये का टैक्स भी इंक्लूडेड है, 100 रुपीज़ का टैक्स इंक्लूडेड है, और फिर ये 200 रुपीज़ का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ठीक है, सो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो हुआ क्या, इस 1000 रुपये तो आप ऑलरेडी 100 रुपये का टैक्स दे चुके हो। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, एक और बार हमें आप इस पे टैक्स दे दो। इस सिस्टम से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इस 1000 रुपये पे दोबारा से टैक्स ले रही है, राइट। दूसरा क्या हो रहा है, इस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि इस 1000 रुपये पे टैक्स लगा, 10% तो 100 रुपये ये हुए, इस टैक्स पे टैक्स लगा तो कितना बने, 10 रुपये, और इस 200 के प्रॉफिट पे लगा, चलो ये तो एडिशनल अमाउंट है, इस पे तो लगा दिया, कोई बात नहीं, ये तो सही किया आपने, ये हो गया 20 रुपये। सो 100 रुपये आप ऑलरेडी दे चुके, फिर से एक और बार आपको इस 1000 रुपये पे 100 रुपये देने पड़ गए, फिर इस टैक्स वाले अमाउंट पे भी टैक्स देना पड़ गया 10 रुपये का, और इस प्रॉफिट पे भी टैक्स देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ गया, प्रॉफिट पे देना पड़ा, दैट इज़ फाइन, बट इन दोनों जो अमाउंट पे टैक्स लग रहा है दैट इज़ गोइंग वेरी वेरी रॉन्ग। तो यहाँ पर ये तो एक बार हुआ। अब अगर मान लो इसको एक और बार इसी प्रोडक्ट की सेल की जाए, जैसे रिटेलर अब इसको फर्दर सेल करेगा, तो उस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, 1430 पे इसको पड़ा। ठीक है, अब ये भी कुछ कम आएगा, तो इसने अपना 200 का प्रॉफिट ऐड किया, 1630 का प्रोडक्ट हुआ, इस पे 163 का इसने जीएसटी पे करा कस्टमर को सेल करते टाइम, और फाइनल 1763 का ये प्रोडक्ट आगे वाले कस्टमर को गया। अब मान लो इसका एक और सेल होता तो उसमें फिर अगेन ये जो एक ही अमाउंट पे मल्टीपल टाइम्स टैक्स लग रहा है वो होता जाएगा। अब देखो इस 1630 का अगर आप फिगर देखोगे कैसे बना है, 1000 प्लस इसमें स्टार्टिंग का ये 100 रुपये का टैक्स इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर इसमें ये 200 का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, जो होलसेलर का प्रॉफिट है, इसका खुद का प्रॉफिट नहीं है, और इस अमाउंट में अगर आप देखोगे 130 का ये जो यहाँ वाला टैक्स है वो इंक्लूडेड है, और क्या इंक्लूडेड है, 200 का रिटेलर का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। सो इस अमाउंट पे तो इस स्टेज पे आप क्या लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो, वो तो ठीक है, बट अगर आप देखोगे एक तो इस टैक्स पे टैक्स लग रहा है, कैसे लग रहा है मैं आपको टोटल करके दिखाती हूँ। इस पे लगा 10% तो कितना हुआ 100, इसका 10, इसका 20, इसका 13 और इसका अगेन 20। सो अगर आप टोटल करोगे तो 110, 130, 150 एंड 163, तो ये टोटल 163 का इस तरीके से बाइफिकेशन है। अब ये वाला अमाउंट तो मुझे ठीक लग रहा है भाई, आपने जो एडिशनल इनकम करी उसमें से गवर्नमेंट को भी आपको कुछ शेयर देना पड़ेगा, दैट इज़ फाइन, बट इस टैक्स पे टैक्स लगा दिया। दूसरा, इस 1000 वाले अमाउंट पे कितनी बार टैक्स लगाओगे भाई, 2 बार तो टैक्स पे टैक्स लग गया, 1000 वाले अमाउंट पे टैक्स लग गया, होलसेलर के प्रॉफिट पे भी अब ये दूसरी बार टैक्स लगने की बात आ गई। तो ये बहुत इनिशियल वाला मेथड आप कह सकते हो जिसमें ये हो रहा है। उसके बाद एक प्रोविज़न आया कि चलो क्या करो, इस 1000 पे तो कम से कम बार बार टैक्स मत लगाओ। क्या, इस 1000 पे तो कम से कम बार बार टैक्स मत लगाओ। ये एक सेकेंड लेवल ऑफ स्टेज आया, ठीक है, बट ये जो टैक्स पे टैक्स लग रहा था वो प्रॉब्लम तो उस
सोल्यूशन से भी सॉल्व नहीं हुई, तब इंट्रोड्यूस किया गया कि ये टैक्स पे टैक्स लगने वाला मैकेनिज़्म बिल्कुल आपको ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए जीएसटी ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। क्या? एक तो डबल टैक्स की एक ही अमाउंट पे जो प्रिंसिपल फिगर उस पे मल्टीपल टाइम्स टैक्स लग रहा है। अब मान लो अगर इसमें एक और बार लेयर इंक्लूड हो जाती तो सोचो फिर कितने सारे फिगर्स पे ये क्यूमुलेट होता जाता, राइट? सो एक प्रोडक्ट था 1000 रुपये का, उसमें प्रॉफिट 200 का 2 बार इंक्लूड हुआ सिर्फ, ठीक है? लेकिन टैक्स देखोगे तो गवर्नमेंट को 393 रुपीज़ का चला गया। 1000 प्लस 200 का प्रॉफिट प्लस 200 का प्रॉफिट 1400 रुपये का ये है सामान, उस पर 393 का टैक्स चला गया है। 25 to 30% टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है इस प्रोडक्ट पे, जबकि टैक्स रेट कितनी थी 10%। दिस वॉज द बिगेस्ट फ्लॉ जो जीएसटी इंट्रोड्यूस होने से पहले पर्टेन कर रहा था। सो अब इसको हम देखेंगे जीएसटी आने के बाद कैसे इसका सोल्यूशन होगा। देखो 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, 10% का टैक्स है, जीएसटी है, तो 100 रुपये गवर्नमेंट को आप जमा करवाओगे। अब क्या होगा, ये जो 1000 रुपये का प्रोडक्ट होलसेलर के पास आया, इसमें 100 रुपये का जीएसटी भी ये पे करके आया, वो तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेगी इस होलसेलर को जब ये आगे सेल करने जाएगा कि जब तुम आगे सेल करने जाओ तब तुम क्या करना, ये जो 100 रुपये तुमने दिए हैं ना, इसको लेस कर देना, इसको तुम क्या कर देना, लेस कर देना। तो इसकी कॉस्ट क्या हुई, जब 100 रुपये तो इसको लेस करने को मिल जाएंगे, तो इसकी कॉस्ट 1100 हुई कि 1000 हुई? 1100 नहीं हुई, 1000 हुई। क्यों? क्योंकि 100 रुपये तो ये बाद में एडजस्ट कर सकता है, लेस कर सकता है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, क्योंकि ये 100 रुपये का कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकता था, तो पूरे 1100 इसकी जेब से जा रहा था। बट यहाँ पर ये 100 रुपये क्योंकि आगे गवर्नमेंट क्या कह रही है, जब तुम आगे टैक्स पे करने जाओ तब इसका लेस कर सकते हो, मतलब जो नेट टैक्स बनेगा वो ही तुम्हें पे करना पड़ेगा। सो 1000 रुपये का ये प्रोडक्ट हुआ, इसमें 200 का प्रॉफिट ऐड हुआ, तो ये 1200 का प्रोडक्ट हो गया, 1200 का ये प्रोडक्ट हो गया। इस पर जीएसटी पे करेंगे आप कितना, 10%, 120 रुपीज़ का जीएसटी आता है। लेकिन आपको पे कितना करना पड़ेगा, 120 पूरा करना पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 100 रुपये तो आप इसमें से 100 रुपीज़ यू हैव ऑलरेडी पेड। सो नाउ द नेट अमाउंट दैट इज़ 120 माइनस 120 रुपीज़ यू हैव टू पे टू दी गवर्नमेंट। गॉट इट? ये टोटल प्रोडक्ट 1320 का हो गया। अब रिटेलर के केस में क्या होगा, रिटेलर के लिए कितनी कॉस्ट हुई, रिटेलर की खुद की जेब से जाएगा कितना, 1200 रुपीज़। क्यों? क्योंकि ये भी क्या कहेगा कि मैं फर्दर सेल करूँगा तब मैं 120 रुपीज़ का तो बेनिफिट ले सकता हूँ, ठीक है? सो अब ये भी 1200 में अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, 1400 का ये प्रोडक्ट हो गया। 1400 पे आप जीएसटी लगाओगे, 10% कितना हुआ, 140 रुपीज़। लेकिन क्या पूरा 140 इसको जमा करवाना पड़ेगा क्या? नहीं, 140 इसको पूरा जमा नहीं करवाना पड़ेगा। इसको 140 पूरा क्यों नहीं जमा करवाना पड़ेगा? क्योंकि 120 ये ऑलरेडी पे कर चुका है, तो आप उसका ये बेनिफिट ले सकता है। इसको डायरेक्टली 120 ही हम लिख देते हैं। सो जो नेट अमाउंट है 20 रुपीज़ ही इसको खुद की जेब से एडिशनल पे करने रहेंगे। सो फाइनल कस्टमर को ये प्रोडक्ट पड़ेगा 1540 का। गॉट इट? अब अगर आप इस मेथड में देखोगे गवर्नमेंट को कितना जीएसटी जा रहा है, 100 रुपीज़ ये, 20 रुपीज़ ये एंड 20 रुपीज़ यहाँ पर। सो टोटल 140 रुपीज़ का जीएसटी जा रहा है गवर्नमेंट के पास, जबकि ऊपर वाले सिस्टम में क्या हो रहा था, 100 यहाँ पे, 130 यहाँ पे, 163 यहाँ पे, टोटल 393 रुपीज़ का जीएसटी गवर्नमेंट के पास जा रहा था। सो पिछले सिस्टम में आपको क्या दिक्कतें मिली, एक तो डबल टैक्स और एक टैक्स ऑन टैक्स। सो ये दोनों ही सिस्टम टोटली जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। और एक और चीज़ अगर आपने थोड़ी कभी सुनी हो, नहीं सुनी तो अब सुन लो, कि जीएसटी बेसिकली क्या है, वैल्यू एडिशन पे टैक्स है। क्या?
वैल्यू एडिशन, तो जितना वैल्यू में एक्चुअल एडिशन होगा सिर्फ उसके ऊपर जीएसटी लगता है। अब इसको समझना कैसे मैं वैल्यू एडिशन बोलना चाह रही हूँ। देखो, इस मैन्युफैक्चरर ने टोटल 1,000 रुपये का वैल्यू एडिशन किया, तो 10% का जीएसटी 100 रुपये इसको पे करने पड़े गवर्नमेंट को, राइट। इस होलसेलर का अगर आप वैल्यू एडिशन देखोगे, इसने प्रॉफिट 200 का ऐड किया। इस प्रॉफिट के अलावा मान लो इसमें कुछ मटेरियल वगैरह भी ऐड किया था, पैकिंग वगैरह करी थी, 200 रुपये इसने ऐड किया। इसने वैल्यू ऐड कितनी करी? 200 रुपये की। तो इसकी जेब से जीएसटी भी 200 का 10% ही गया, दैट इज 20 रुपीज़। गॉट इट। अब अगर आप रिटेलर के केस में देखो तो इसने भी ये जो प्रॉफिट है, या मान लो कुछ मटेरियल पैकिंग वगैरह करी है, वो ऐड करने कितना करा है? 200 रुपीज़। तो उस 200 का 10% ही क्या हुआ है, इसको पे करना पड़ा है, दैट इज 20 रुपीज़। ठीक है। सो जीएसटी इज अ वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, उसको हटाने को क्या कहते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। जो ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। सो टैक्स ऑन टैक्स इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट, और जीएसटी आने से कास्केडिंग इफेक्ट ही हटा है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन रह रही है। और एक और चीज़ आपको पता हो कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, फाइनल जो टैक्स का बर्डन बॉर्न करता है वो फाइनल कंज्यूमर करता है, जो उस प्रोडक्ट को एक्चुअली यूज़ कर रहा है। दैट पर्सन बियर्स दी फाइनल बर्डन ऑफ दी ड्यूटी। सो अगर आप देखोगे ना, इस पूरे स्टेज पे फाइनल जो ड्यूटी बॉन्ड करिए 140 रुपये की, ये सबसे लास्ट में जेब से किसके गई है? फाइनल कंज्यूमर की जेब से गई है, या फाइनल कस्टमर बोल दो, ठीक है। कंज्यूमर भी ना बोल के फाइनल कस्टमर कहोगे तो ज़्यादा बेटर टर्मिनोलॉजी रहेगी। तो फाइनल जो कस्टमर है ना, उसने बियर किया है। क्यों? क्योंकि इसने पे कितने करे? इसने तो पे करे 1400 प्लस 140, टोटल 1540 का फिगर। 1540, 1400 प्लस 140 इसने तो पूरा पे किया है। ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, अगर आप देखोगे ना, इन्होंने किसी से कलेक्ट किया है और गवर्नमेंट को दे दिया। कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को दे दिया। अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 100 रुपये होलसेलर से कलेक्ट किए, गवर्नमेंट को दे दिए। होलसेलर ने कहता है क्या करा, इसने पहले तो 100 रुपये मैन्युफैक्चरर को दे दिए थे, लेकिन इसने बाद में क्या किया, 120 कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को दिया 20। क्या? 120 कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को दिया 20, तो इसके पास बच गए 100, और ये पहले -100 हो गया था क्योंकि इसने पहले 100 रुपीज़ ऑलरेडी दे दिए थे। तो अगर थोड़ी बेसिक मैथ्स अगर आपको आती हो, तो इसने क्या किया, 120 रिटेलर से कलेक्ट किया, 100 रुपये उसमें से ये होलसेलर को पहले दे चुका था, और 20 रुपये अब इसने गवर्नमेंट को दे दिए। तो इसकी जेब से आइडियली देखो तो कुछ भी नहीं गया, ठीक है। अब आप रिटेलर का भी केस देखोगे, रिटेलर ने क्या किया, 120 पे तो किया है इसने, किसको किया था? 120 इसने होलसेलर को पे किया था, बट इसने कंज्यूमर से कितना कलेक्ट किया? 140 कलेक्ट किया। 120 ये ऑलरेडी किसको दे चुका है? होलसेलर को दे चुका है, और 20 इसने किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। तो इसके खुद की जेब से तो कोई टैक्स नहीं गया है। जो लोग भी फर्दर सेल कर रहे हैं, आप देखोगे उन्होंने खुद ने कोई टैक्स पेयर नहीं किया, उन्होंने कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को दे दिया। उस टाइप वाला ट्रांजैक्शन चल रहा है, या किसी और को दिया और फिर उसने गवर्नमेंट को दे दिया, वो वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है इन सेलर्स के केस में। और फाइनल जो पीठ टूट रही है, वो किसकी टूट रही है? कस्टमर की टूट रही है, ठीक है। सो कस्टमर के लिए, अगर आपने बहुत लोगों से सुना होगा, कष्ट से मर, है ना। सो पूरा कष्ट जो मिलता है वो कस्टमर को मिलता है ना। सो 140 पूरा कस्टमर ने बियर किया है। सो आई होप कास्केडिंग इफेक्ट, ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी, जीएसटी क्यों लाए गए वो भी आपको समझ में आया होगा। चाहो तो एक बार ये एग्जाम्पल नोट कर लो पॉज करके, मैं एक बार दिखा देती हूँ, बाकी मैं ये आपको अवेलेबल भी करवा दूँगी, आप लोग
मैं जी ड्राइव पे इसको डाल दूँगी स्पेसिफिकली फॉर यू पीपल। सो आप लोग ना स्टूडेंट्स, क्लास स्टूडेंट्स का जो टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक आया होगा ना, वो ज्वाइन कर लेना। एंड मैं वहाँ पर एक लिंक शेयर कर दूँगी जी ड्राइव का, वहाँ पे फिर मैं अपलोड करते रहूँगी और आप उसको एक्सेस करते रहना। ओके, अब हम चैप्टर के थ्रू पढ़ लेते हैं चीज़ें कि क्या दे रखा है। कुछ इंट्रोडक्टरी वाली चीज़ें हैं, स्टार्टिंग की थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, बट थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, इसलिए हम इसको एक बार तो गो थ्रू तो करना रहेगा, ठीक है। सो देखो, सबसे पहला है टैक्स। सो टैक्स क्या होता है, देखो, टैक्स इज़ अ फाइनेंशियल चार्ज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। फाइनेंशियल एक चार्ज है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। टाइप्स क्या है टैक्स के? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? जीएसटी एंड कस्टम्स है हमारे पास। जीएसटी क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म है, क्योंकि डबल टैक्स वाला जो कुछ जगह पहले था, थोड़ा उसमें एडजस्टमेंट हुआ था, बट स्टिल उसको कम्प्लीटली डबल टैक्स अब बिल्कुल जीएसटी वाले परव्यू में तो, रिजिम में तो नहीं है। उसके अलावा टैक्स ऑन टैक्स वाली चीज़ भी जीएसटी ने ख़त्म कर दी है। सो दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग दैट हैज़ बीन ब्रॉट। ये कैसे आया है? कॉन्स्टिट्यूशन के 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 के थ्रू। फिर इसका प्रेसिडेंट ने असेंट दिया ऑन 8 सितंबर 2016 और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2016, जिसके बेसिस पे जीएसटी का इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन हुआ। कब से इसका एक्चुअल इनेक्टमेंट, इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ? फ्रॉम 1 जुलाई 2017। और मल्टीपल टैक्सेस इसने रिप्लेस करे। कौन कौन से टैक्सेस अब इसने रिप्लेस करे हैं? तो टैक्सेस सबसम्ड इन जीएसटी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे इनडायरेक्ट टैक्स की, और भी हुआ करते थे, बट काफ़ी सारे सबसम्ड हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं जीएसटी में। जीएसटी आने के बाद ख़त्म हो चुके हैं। वो कौन से टैक्सेस है? देखो, सेंट्रल कुछ टैक्सेस थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे लगती थी, कुछ एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज़ लगती थी। सर्विसेज के केस में सर्विस टैक्स लगता था। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के थ्रू कुछ पर्टिकुलर गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू गवर्न होती थी। सीवीटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सब समड हो गई जीएसटी आने के बाद। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा करता था सेल के ऊपर। सेंट्रल सरचार्जेस और सेस हुआ करते थे। फिर स्टेट के भी सरचार्जेस और सेस हुआ करते थे इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टेट भी लगाती थी, सेंट्रल भी गवर्नमेंट भी अपने टैक्सेस लगाया करती थी। फिर एंटरटेनमेंट के ऊपर भी टैक्स लगता था, एक्सेप्ट अभी लोकल बॉडीज़ के पास कुछ राइट्स दे रखे एंटरटेनमेंट टैक्स के, बट इन जनरल एंटरटेनमेंट टैक्स भी जीएसटी के बाद सब सम हो गया है। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग के ऊपर अलग टैक्स था। एंट्री टैक्स अलग था, परचेज टैक्स अलग था, वेट वैल्यू एडिशन टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है। तो स्टेट का अलग था कि स्टेट वाले ट्रांजैक्शंस पे ये लगेगा, सेंट्रल वाले पे आपके सीएसटी था। लग्जरी टैक्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए अलग टैक्स था। एडवर्टीजमेंट के लिए एक अलग टैक्स था। तो इतने सारे टैक्स है कि भाई कोई इंसान बिजनेस करे कि ये टैक्स के माया जाल में ही उलझ के रह जाए। इसलिए इट वाज रियली नीडेड कि एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर आए और वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो, ताकि थोड़ी तो एटलीस्ट क्लैरिटी मिले, थोड़ा बेटरमेंट हो। सो इसके लिए जीएसटी को लाया गया। तो अगर आप देखोगे बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ये कि सिंप्लीफाई हुआ है भाई टैक्स स्ट्रक्चर। इतने सारे टैक्सेस की जगह अगर हमें जीएसटी देखने को मिल रहा है तो इट इज़ काइंड ऑफ सिंप्लीफाइड यार। तो सिंगल टैक्स सिस्टम रिप्लेसिंग मल्टीपल लेवीज। कास्केडिंग इफेक्ट जो हमने अभी समझा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, उसको एलिमिनेट किया। इंक्रीज हुई ट्रांसपेरेंसी, डिजिटाइज्ड प्रोसेसेस, रिड्यूस मैनुअल इंटरवेंशन। मैनुअली अब चीज़ें नहीं होती हैं, आप रिटर्न्स वगैरह सब कुछ आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो। सो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई है, बिजनेस करने में आसानी हुई है, एज आई सेड। यूनिफाई हो गया है मार्केट, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है इसके कारण, विच इज़ गुड फॉर द कंज्यूमर्स। रेवेन्यू ग्रोथ मिली है, गवर्नमेंट को बहुत अच्छा कलेक्शन हो रहा है जीएसटी का। अगर अभी आप फिगर्स जाके देखोगे, गवर्नमेंट बहुत अच्छा पैसा इसके थ्रू रिकवर कर रही है।
सो ब्रॉडर टैक्स बेस एंड रिड्यूस एविएशन बूस्ट कलेक्शंस। और एविएशन के लिए भी उन्होंने इतने सारे मतलब अरेस्ट तक की पावर दे दी है ऑफिसर्स को डायरेक्टली, तो काफ़ी हद तक एविएशन रुका है। अगर जीएसटी का मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखो ड्वेल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इंडिया में फेडरल सिस्टम है, मतलब स्टेट में भी गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट भी है, एक सेंट्रल की भी गवर्नमेंट है, तो इसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे दोनों साथ में गवर्नमेंट्स काम कर रही होती है। सो अब जब दो गवर्नमेंट्स वर्क कर रही होगी तो दोनों को पैसा चाहिए, है ना, तो इसलिए ड्वेल जीएसटी स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हुआ है कि सीजीएसटी भी रहेगा और एसजीएसटी भी रहेगा, और अगर यूटी है तो यूटी जीएसटी हो जाएगा एसजीएसटी की जगह। सो ये सीजीएसटी मतलब 50% शेयर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% शेयर जाएगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है कि स्टेट के अंदर अंदर सप्लाई हो रहा है, अभी तो आप ऐसे समझ लो। और इंटर स्टेट क्या होता है, एक और दूसरे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट आ गया तब, तो उस केस में आईजीएसटी कलेक्ट होता है। और फिर इसका भी क्या होता है, 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, वही 50-50% कि 50% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और 50 जाएगा सेंट्रल को, ठीक है। तो ये सीजी के पास और बाकी स्टेट को चला जाता है। अब अगर देखो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करूँ तो टोटल 35 एक्ट्स हैं, ठीक है, जीएसटी के। एक आईजीएसटी एक्ट है सिंगल, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक सिंगल एक्ट है, ये पूरा नेशन वाइड एप्लीकेबल है। यूटी जीएसटी सारी यूनियन टेरिटरीज पे भी सिर्फ सिंगल एक्ट एप्लीकेबल होता है, बट ये यूनियन टेरिटरीज कौन सी जो विदाउट लेजिस्लेचर है। इसके अलावा जो बाकी जितने भी स्टेट्स हैं हमारे 28 स्टेट्स हैं, और जो ऐसी यूटीज जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो गया, ठीक है, तो इनका खुद का लेजिस्लेचर है, इनकी खुद की विधानसभा है। इनके केस में क्या होता है, इनका खुद का, इनके पास ज़्यादा पावर्स होती है बेसिकली, सो इनके लिए सेपरेट एक्ट्स होता है जिनको हम एसजीएसटी एक्ट ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो उन हर स्टेट का अलग अलग एक्ट है, बट यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर का सिंगल एक्ट है। आईजीएसटी पूरे नेशन वाइड एप्लीकेबल है, एक एक्ट है। सीजीएसटी एक एक्ट है, तो पूरा नेशन वाइड एप्लीकेबल है। और एक एक्ट फिर किसका है, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स सेस एक्ट 2017, ठीक है। सो इस तरीके से टोटल 35 एक्ट्स हैं जीएसटी के अंदर। हमें जो पढ़ने रहते हैं IGST, CGST, दैट वी हैव टू स्टडी, ठीक है। IGST POS वगैरह के एप्लीकेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह की चीज़ों के लिए, और जनरल जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो हम CGST एक्ट वाली पढ़ेंगे। SGST एक्ट में भी वही सब चीज़ें एप्लीकेबल है, बट हर स्टेट का देखो, अब आप कहाँ कौन से जगह की स्टूडेंट हो, मान लो आपके बाद में जॉब लग जाए जब, तो अब आप कहीं और प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उतनी आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, इसलिए SGST एक्ट का ही सेम वर्जन होता है, सॉरी CGST एक्ट का ही सेम वर्जन होता है SGST एक्ट, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, हम सीधा CGST एक्ट पढ़ेंगे। गॉट इट। अब कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट ने GST नहीं लगाया है। पहला है परमानेंट एक्सक्लूजन, की कभी GST लगेगा ही नहीं। देखो जब GST आ रहा था तो बहुत स्टेट्स ने प्रोटेस्ट किया था कि भाई हमारे तो राइट से छिन जाएंगे, हमारे पास टैक्स कैसे आएगा, तो बहुत इम्प्लीमेंट ही नहीं करने दे रहे थे GST को। और सबसे बड़ा उनका रेवेन्यू स्टेट्स का जो आता है वो आता है एल्कोहलिक लिकर से। सो इतना प्रोटेस्ट हो रहा था तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो तुम GST तो लाने दो, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को हम क्या करते हैं, परमानेंटली GST से एक्सक्लूड कर देते हैं। इस पर तुम अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाओ, इसके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पे, अगर सेल वगैरह हो रहा है तब इंटर स्टेट के बेसिस पे CST या फिर VAT लग जाएगा। और सिमिलरली अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन वो भी एक्सक्लूड कर दे रखा है। इसका आपको नाम एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सो इनका जो रॉ मटेरियल है उसको भी क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर रखा है। उसके बाद टेम्प्रेरी एक्सक्लूजन्स की हम बात करेंगे तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिनको एक्सक्लूड कर रखा है टेम्प्रेरीली, मतलब जब तक गवर्नमेंट बताती नहीं तब तक इनके ऊपर GST नहीं लगेगा। सो कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF एंड नेचुरल गैस। क्या क्या, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस। इनके ऊपर क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन पे, CST VAT लगता है इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे,
इनके ऊपर जीएसटी कब से लगेगा? जब जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के थ्रू एक डेट नोटिफाई हो जाएगी कि यहाँ से अब जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो टेम्परेरी एक्सक्लूजन हो गए। कुछ चीज़ों पे ड्वेल टैक्स भी लगता है, जिन पे जीएसटी भी लग रहा है और एग्जिस्टिंग टैक्स भी लग रहा है। जैसे टबैको है, उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। और ओपीएम, इंडियन हैम्प और अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स जो है, उनके केस में स्टेट एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी लगता है। इसको देखो, ध्यान रखना, यहाँ पर है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पे सेंट्रल है जो टेम्परेरी एक्सक्लूजन से। टबैको के केस में सेंट्रल है, और जो ये ओपीएम, गांजा वगैरह है, उनके केस में स्टेट वाली एक्साइज ड्यूटी है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना रहेगा। अब देख लो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का, उसके बाद सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा। तो ये क्यों लगाया गया कि जो स्टेट्स को नुकसान हो रहा है जीएसटी आने से, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। सो इम्पोज अंडर जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स सेस एक्ट 2017 इज लेवीड ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स जैसे पान मसाला, tobacco, irrigated waters and motor cars to compensate states for revenue losses due to GST implementation. इनिशियली 5 साल का टाइम पीरियड लगा था, जून 30, 2022 तक, लेकिन इसको एक्सटेंड करके अभी मार्च 31, 2026 तक कर दिया गया। और कुछ होगा तो अपडेट आपको मिल जाएगा। सो compensation period for each state spans 5 years from the date its CGST Act comes into effect. जब उसका CGST एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, उसके 5 साल तक का मिलता है कॉम्पनसेशन। और अभी एज ऑफ नाउ इसकी डेट यहाँ तक रख दी गई है। तो जो भी एक्सटेंशंस होते हैं, क्योंकि स्टेट्स मानते नहीं आसानी से, तो एक्सटेंशन गवर्नमेंट को करना पड़ जाता है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर था, इंट्रोडक्शन था जीएसटी के बारे में। अब एक्चुअल चैप्टर तो अब स्टार्ट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है अब हम टैक्सेबल इवेंट क्या है। मेन चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, एज ए सेड। सो टैक्सेबल इवेंट इज अ ट्रांजैक्शन और अकरेंस दैट ट्रिगर्स टैक्स लायबिलिटी एंड फॉर्म्स बेसिस ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम। किसी भी टैक्सेशन सिस्टम में टैक्सेबल इवेंट होना ज़रूरी है। मतलब ऐसा कौन सा इवेंट होगा कि टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर अराइज हो जाएगी, दैट इज़ नोन एज टैक्सेबल इवेंट। और जीएसटी के अंदर यही टैक्सेबल इवेंट को हम क्या कहते हैं? सप्लाई। अब वो सप्लाई चाहे गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, चाहे दोनों की हो, सप्लाई होगी तो ही जीएसटी लगेगा। अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सो इट डिटरमाइंस पॉइंट एट विच टैक्स इज लेवीड। किस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके ऊपर एक्चुअली में कौन सा इवेंट होने से आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, टैक्स आपके ऊपर लग जाएगा। ट्रिगर पॉइंट इज द टैक्सेबल इवेंट एंड जीएसटी में इसी को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई। अब इस सप्लाई के रिगार्डिंग ही पूरी हमारी बात घूमने वाली है। सप्लाई को स्टार्ट करने से पहले एक ये डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें कुछ टाइम पहले थोड़ा सा एक एडिशन हुआ है, क्योंकि ये पहले डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक हुआ करती थी, बट इसके आगे ये बहुत लंबी सी कहानी भी ऐड हो गई है, इसलिए इसको एक बार देख लेते हैं। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये सप्लाई से जो हम आगे स्टार्ट करेंगे वो पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, पर्सन प्रोवाइडिंग गुड्स, सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर। तो सप्लायर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज या दोनों प्रोवाइड कर पा रहा है, और अगर उसका कोई एजेंट भी है तो उस एजेंट को भी, जो सप्लायर के बिहाफ पे वर्क कर रहा है, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा सप्लायर के डेफिनेशन में। ऑल्सो, और क्या है? एडिशन है कि एक पर्सन जो ऑर्गेनाइज करता है या अरेंज करता है सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स, मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई। आप इसको ऐसे मान लो, जो ऑनलाइन गेम्स नहीं चलते हैं, ऑनलाइन मनी गेमिंग चल रही है आजकल, है ना, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, तो ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं। अगर इनको डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी किया जा रहा है तो वो वाला पर्सन भी सप्लायर के डेफिनेशन में आएगा। सो उसको बेसिकली क्या करना था? टैक्सेबल ट्रांजैक्शन ट्रीट करवाना था, इसलिए सप्लायर के डेफिनेशन में भी इसको इंक्लूड करवा दिया ताकि उसको टैक्सेबल किया जा सके, ठीक है। तो जो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग है, इनके ऊपर जीएसटी लगता है। इनको अगर कोई पर्सन सप्लायर कर रहा है तो उसको सप्लायर भी कहा जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। दैट इज़ द सिंपल थिंग। चाहे उसको आप ट्रेडिशनल मोड के थ्रू प्रोवाइड करो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू उसको आप प्रोवाइड करो, इज डीम्ड अ सप्लायर। This applies regardless of whether actionable claims are supplied directly by
चाहे वो खुद सप्लाई करे या उसके थ्रू सप्लाई हो, ही विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लायर। एंड वेदर कंसिडरेशन मनी में हो चाहे मनी के वर्थ में हो, जैसे वर्चुअल डिजिटल असेट्स के फॉर्म में हो, बिटकॉइंस वगैरह के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में कंसिडरेशन हो सकता है, एक्चुअल मनी के फॉर्म में या मनी के वर्थ के फॉर्म में, इट विल बी इंक्लूडेड। इज पेड टू हिम, थ्रू हिम और एट हिज डिस्पोजल, अल्टीमेटली उसके पास ही आना है, ठीक है। All GST provisions apply to such supplier as if he is liable for tax on supply of these actionable claims। तो उसके ऊपर पूरी लाइबिलिटी हम शिफ्ट कर देंगे कि वो खुद ही सप्लाई कर रहा है, ऐसा ही माना जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल भी प्रोवाइड करवा रहे हो इन ऑनलाइन गेम्स को प्रोवाइड करवाने का, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी अराइज कर दी जाएगी। अगर जो एक्चुअल सप्लायर है वो पकड़ में नहीं आ रहा, तो आपको डीम सप्लायर मान के आपके ऊपर GST की लाइबिलिटी डाल दी जाएगी। बाकी इसका इतना लोड मत लो, इसको जस्ट रीड करके छोड़ दो, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, अब जो हमारी मेन कहानी है वो स्टार्ट होती है कि सप्लाई क्या होता है। देखो, सप्लाई को सिंपल से समझ लो कि सप्लाई के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। क्या? सप्लाई के लिए ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें होगी तभी सप्लाई होगी। पहला, गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए। क्या? गुड्स और सर्विसेज का होना इज़ मैंडेटरी। या तो गुड्स होना चाहिए या सर्विसेज होना चाहिए या दोनों, बट इनका होना मैंडेटरी है। अगर गुड्स और सर्विसेज के अलावा कोई चीज़ है तो उसको हम सप्लाई नहीं मान सकते और GST में टैक्सेबल भी फिर नहीं होगा। दूसरा, इट हैज़ टू हैव अ कंसिडरेशन। दूसरी चीज़ क्या है? कंसिडरेशन। उसके एक्सचेंज में आपको कुछ मिल रहा हो, उसके एक्सचेंज में आपको कुछ मिलना चाहिए। एक्सचेंज में यू हैव टू गेट समथिंग, कंसिडरेशन होना इज़ ज़रूरी। एंड थर्ड थिंग इज़ in the course or furtherance of business। In the course or furtherance of business, ठीक है। सो सिंपल सा अगर हम कहें तो बिजनेस होना चाहिए। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस होना चाहिए। सो क्या? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स से सर्विसेज होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तभी एक ट्रांजैक्शन को हम क्या कह सकते हैं? सप्लाई कह सकते हैं। ये तीनों चीज़ें होगी तभी हम एक ट्रांजैक्शन को क्या ट्रीट करते हैं? सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज, कंसिडरेशन, बिजनेस। तीनों की तीनों एक साथ अवेलेबल होनी चाहिए। तीनों की तीनों एक साथ अवेलेबल होनी चाहिए, तब हम क्या कहेंगे? उसको सप्लाई कहेंगे। अब हमें यही समझना है कि ये गुड्स और सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्योंकि अगर गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं हुई तो पहली कंडीशन ही आपकी डिफीट हो गई, तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं होगा तो GST के परव्यू से क्या हो गया? वो बाहर हो जाएगा। कंसिडरेशन इज सिंपली क्विड प्रो क्यो, एक्सचेंज में कुछ मिलना आपको, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो चाहे अदर फॉर्म में हो। और बिजनेस तो आप जानते ही हो, ठीक है। सो इनको ही हम एक एक करके समझ लेते हैं। सप्लाई, सप्लाई किसकी होनी चाहिए? गुड्स और या फिर सर्विसेज की। फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो 3 एलिमेंट्स, गुड्स, सर्विसेज, फॉर कंसिडरेशन एंड बिजनेस, इंपॉर्टेंट है। हालांकि सेकेंड पैरामीटर और थर्ड पैरामीटर के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ ये तीनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन जनरल आप ये तीनों चीज़ें चेक करोगे, ठीक है। एक्सेप्शन को अलग से याद रखना है, बट इन जनरल ये तीनों चीज़ें होगी तभी आप उसको सप्लाई मानोगे। अब सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ, जैसे सेल। सेल इज आप किसी चीज़ की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हो, दैट इज सेल। दूसरा, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में क्या होता है? आप पोजेशन देते हो लेकिन ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं करते हो। जैसे आपने गुड्स फैक्ट्री से डिपो तक भेज दिए, ठीक है, सो आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करी, सिर्फ गुड्स को भेजा है, ट्रांसफ़र किया है।
या जैसे मान लो जॉब वर्क का केस में, अगर मैंने हम सबसे पहले जो ओवरव्यू के टाइम डिस्कस कर रहे थे कि जो जॉब वर्क क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट्स पे, जैसे मैंने एक शर्ट बनवानी है, उसके ऊपर मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहती हूँ। जो शर्ट मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, जो प्रिंटिंग का काम है वो किसी और से आउटसोर्स करके मैंने दे दिया, किसी और से करवा रही हूँ मैं। तो उसके केस में मैंने सिर्फ क्या किया है, वो चीज़ ट्रांसफ़र करी, वो शर्ट्स ट्रांसफ़र करी है, सेल नहीं करी है। ठीक है, सो सप्लाई में सेल भी आता है, ट्रांसफ़र भी आता है, बार्टर भी आता है। बार्टर क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया, इफ़ आई सेल अ थिंग, फॉर एग्जाम्पल आई सेल अ पेन, ठीक है, उसके बदले में मैंने 10 रुपीज़ लिए, तो दैट इज़ सेल। बट क्या किया मैंने, 10 रुपीज़ का या जो पेन है वो मैंने किसी को दिया, और उसके बदले में सपोज़ मैंने किसी से पेंसिल ले ली, दैट इज़ बार्टर, जिसमें आप क्या करते हो, डायरेक्टली एक्सचेंज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट। ठीक है, एक्सचेंज, फोर्थ इज एक्सचेंज। तो सेल, ट्रांसफर, बार्टर एंड फोर्थ इज एक्सचेंज। एक्सचेंज में आप क्या करते हो, पार्टली मनी और पार्टली कंसिडरेशन किस फॉर्म में, नॉन मनी फॉर्म में, जैसे गुड्स और सर्विसेज। तो एक्सचेंज हैज पार्ट मनी कंसिडरेशन। बार्टर जैसा ही है, लेकिन इसमें पार्ट मनी का फॉर्म भी इंक्लूड होता है। बार्टर में पूरा ही गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में आपको कंसिडरेशन मिलता है। फिफ्थ इज लाइसेंस। फिफ्थ इज लाइसेंस, जहाँ आप किसी को क्या देते हो, यूज़ देते हो, अपने एसेट का परमिट देते हो। ओनरशिप का ट्रांसफ़र इसमें भी इंक्लूड नहीं होता। सो लाइसेंस, लीज एंड रेंटल, ये तीनों में इसी टाइप का होता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होती है। तो इट इन्वॉल्व्स ग्रांटिंग परमिशन या फिर यूज़ ऑफ असेट्स विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। एंड लास्ट इज डिस्पोजल। क्या, डिस्पोजल मतलब किसी चीज़ को डिस्पोज ऑफ कर देना, गिव अवे कर देना। ठीक है, सो गिविंग अवे, यूज और कंजप्शन या डिस्पोजिशन ऑफ अ थिंग इज डिस्पोजल। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी फॉर्म में आपको दिखे गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई, तो उसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो सेल के फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रांसफ़र के फॉर्म में हो, चाहे वो बार्टर के फॉर्म में हो, चाहे एक्सचेंज के फॉर्म में हो, चाहे लाइसेंस, लीज, रेंटल के फॉर्म में हो, या फिर डिस्पोजल के फॉर्म में हो। तो इन सबको ही हम क्या ट्रीट करेंगे, इन सबको ही हम ट्रीट करेंगे एज सप्लाई। तो ये टोटल 8 वेज हो गए जिसके थ्रू सप्लाई किया जाता है। अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है, 3 पैरामीटर्स होते हैं सप्लाई के, इनका क्या क्या मतलब है, गुड्स और सर्विसेज क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होता है, और बिजनेस, इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है गुड्स। गुड्स की क्या डेफिनेशन है इस पर जीएसटी, इट सेज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल नहीं है, सिर्फ मूवेबल को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जो मूव हो सकती है वो वाली चीज़ है। अदर देन, क्या क्या, अदर देन मनी, सिक्योरिटीज, क्या क्या एक्सक्लूड किया है, मनी और सिक्योरिटीज़ को। तो अगर मनी और सिक्योरिटीज़ का आपको कुछ ट्रांसफ़र होता हुआ दिखे, एक्सचेंज होता हुआ दिखे, तो उसके केस में क्या वो सप्लाई होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको हमने गुड्स की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया। गुड्स की डेफिनेशन से जैसे ही एक्सक्लूड होगा, सप्लाई की डेफिनेशन से भी एक्सक्लूड हो गया, सप्लाई की डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो गया, तो जीएसटी के परव्यू से ही बाहर हो गया, तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। बट व्हाट, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम को सिंपल से समझना, ऐसा कोई भी क्लेम जिसके अगेंस्ट आप क्या ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो, उसको हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। क्या, ऐसा कोई भी क्लेम जिसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो, उसको हम एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। जैसे मान लो इंश्योरेंस क्लेम है, ये आपको बहुत ईजी सा एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस क्लेम क्या है, आपका एक्शनेबल क्लेम है। क्यों, क्योंकि आप लॉफुली उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो और अपना इंश्योरेंस रिकवर कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, अगर आपको कुछ लॉस एक्चुअल हुआ है तो। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, अगर कोई एक्शनेबल क्लेम होगा गुड्स के डेफिनेशन में वो इंक्लूड होगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, व्हाट, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। अगर कुछ क्रॉप्स ग्रो हो रही है,
कुछ ग्रास है, घास है, या कुछ भी और चीज़ है जो अटैच्ड है टू दी लैंड, लैंड से अगर अटैच्ड है, which are agreed to be severed before supply or under contract of supply. फसल मान लो अभी उग रही है और उससे पहले ही उस पूरे खेत की फसल को किसी ने खरीद लिया, तो इस ट्रांजैक्शन को भी गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड करके सप्लाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में इसको स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया है कि अगर समथिंग इज ग्रोइंग, स्टिल ग्रोइंग एंड स्टिल अटैच टू द अर्थ, तो देखा जाए तो ये मूवेबल एज ऑफ नाउ तो नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इसको क्या किया जाएगा, ज़मीन से अलग किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, सेपरेट आउट किया जाएगा सप्लाई के टाइम पे या फिर बिफोर सप्लाई। तो इसलिए इसको हम गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और सिक्योरिटीज़ हटा देंगे मूवेबल प्रॉपर्टी में से। क्या क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लेंगे, जो स्पेसिफिकली इंक्लूड कर रखा, जनरली तो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, बट कुछ को इंक्लूड करना स्पेशली ज़रूरी था, जैसे जो हमने ग्रास वाला, ग्रोइंग क्रॉप्स वाला एग्जांपल दिया, जिसमें उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सेपरेट आउट किया जाएगा फ्रॉम दी लैंड। और एक्शनेबल क्लेम्स को, जैसे मैंने बताया इंश्योरेंस क्लेम वगैरह हो गया, तो वो गुड्स के डेफिनेशन में तो आता है। बाद में एक्चुअली देखेंगे कि इंश्योरेंस क्लेम वगैरह की कैसे ट्रीटमेंट होता है, बट एज ऑफ नाउ आप इसका एग्जाम्पल ये समझ सकते हो क्योंकि सबसे आसान वो एग्जाम्पल था। ठीक है, कोई भी एक्शनेबल क्लेम जिसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, अब सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? कुछ भी गुड्स के अलावा, कुछ भी गुड्स के अलावा, मनी और सिक्योरिटीज़ के अलावा, क्योंकि मनी और सिक्योरिटीज़ ना तो गुड्स के डेफिनेशन में आपको इंक्लूड दिखेगा, ना ही सर्विसेज के डेफिनेशन में इंक्लूड दिखेगा। इसका मतलब मनी और सिक्योरिटीज़ वाले जो जितने भी ट्रांजैक्शन होगा, मतलब मनी का एक्सचेंज हो रहा है जिसमें सिर्फ, ठीक है, मैंने आपको सपोज 100 रुपये दिए, आपने उसके बदले मुझे 50 के 2 नोट दे दिए, दिस इज़ नॉट अ सप्लाई। ठीक है, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा, सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज हो गया, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बट ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बट कह रहा है ये? इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश एनी अदर मोड फ्रॉम वन करेंसी फॉर्म और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। इट इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। तो पहले मनी से रिलेटेड वाले ट्रांजैक्शन कवर करें और फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कवर करें। इसको एग्जाम्पल से समझना। क्या कहना चाह रही है कि सपोज आपके पास क्या है, आपके पास $1 है, आपके पास क्या है $1, इसको आपने कन्वर्ट करवाया इनटू इंडियन रुपीज। सपोज रुपीज़ में ये 80 रुपीज़ होते हैं। तो ये जो मनी का एक्सचेंज हुआ, मनी का जो ट्रांजैक्शन हुआ, दिस इज नॉट सप्लाई। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ब्रोकर है उसने आपसे क्या कहा कि इसके लिए आप मुझे सपोज 10 रुपीज़ की फीस दो। सो दिस फीस इज टैक्सेबल, दिस फीस इज पार्ट ऑफ सर्विसेज अंडर GST। इससे एसोसिएटेड जो ट्रांजैक्शन है दैट वुड बी सप्लाई। मनी का एक्चुअल जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज नॉट सप्लाई। ये जो ट्रांजैक्शन है दिस इज मनी का ट्रांजैक्शन, ये मनी है, दिस इज नॉट सप्लाई, दिस इज नॉट सर्विसेज के डेफिनेशन में कवर्ड। लेकिन इससे एसोसिएटेड जो सर्विसेज आपको दी जा रही है, ये कन्वर्जन जो किया गया, इसकी जो सर्विस दी गई, दिस फॉल्स अंडर GST का परव्यू, बिकॉज ये सर्विस के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। क्यों? देखो सर्विस के डेफिनेशन में क्या कहा है कि मनी के यूज से रिलेटेड या उसका जो आपने कन्वर्जन करवाया एक करेंसी डिनोमिनेशन से दूसरे करेंसी डिनोमिनेशन में, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हुआ, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हुआ है, नहीं होता
तो कुछ नहीं बात होती, तब उसको सर्विसेज में नहीं कवर करते। अगर कंसिडरेशन सेपरेटली चार्ज हुआ है तो फिर उसको आप सर्विस की डेफिनेशन में कवर मानोगे। सिमिलरली सिक्योरिटीज़ के केस में मान लो, सिक्योरिटीज़ के केस में क्या हुआ, जैसे आपने क्या करा, 10 शेयर्स सेल किए ऑफ XYZ कंपनी, ठीक है। सो दिस इज आउटसाइड GST, आउटसाइड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, आउटसाइड सर्विसेज की डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन, ठीक है। ना तो ये गुड्स है ना सर्विसेज है। लेकिन इस 10 शेयर्स के सेल पे सपोज आपसे ब्रोकरेज चार्ज किया गया एट द रेट 1%, अमाउंट वाइज सपोज वो निकल कर आ गया ₹1000, ठीक है। तो ये जो ब्रोकरेज है ना, दिस ब्रोकरेज will be treated as supply of services under GST, इसको सर्विस की डेफिनेशन में कवर्ड मान लिया जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो मनी और सिक्योरिटीज का जो खुद का ट्रांजैक्शन है दैट इज नॉट कवर्ड अंडर GST, बिकॉज ना तो ये गुड्स का सप्लाई है ना सर्विसेज का सप्लाई है। लेकिन उनसे जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन है जिनके लिए कुछ फीस चार्ज हो रही है, कुछ कंसिडरेशन आपको मिलता है, कुछ ब्रोकरेज जैसे आपको मिल गया, कुछ कमीशन मिल गया, सो वो कमीशन, वो ब्रोकरेज दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, क्योंकि वो सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाएगा। गॉट इट? सो अगर मैं सिंपली बोलूँ गुड्स और सर्विसेज की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, सो आपको क्या याद रखना है कि दीज बोथ एक्सक्लूड व्हाट, मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। गुड्स की डेफिनेशन अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो इट इज व्हाट, मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस स्पेसिफिक इंक्लूजन किसका है, एक्शनेबल क्लेम्स का, और ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स to be severed before supply, to be severed before / under supply, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटीज़ की, तो व्हाट इज सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ में ही दोनों का एक्सक्लूजन रहेगा। एक और एक्सक्लूजन रहेगा, ऑल्सो एक्सक्लूड व्हाट, गुड्स, ठीक है। बट इंक्लूजन किसका रहेगा, किस चीज़ का इंक्लूजन रहेगा, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मनी एज वेल एज सिक्योरिटीज, जिनके लिए आपको एक सेपरेट, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व्ड। I hope this is clear, for which separate consideration is involved, ठीक है। सो ये हमारी गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन हो जाती है कंप्लीट। एक बार चाहो तो इसको बना भी सकते हो, बाकी जो हमने पढ़ा वो ही यहाँ पे लिख रखा है, बट चार्ट फॉर्म में शायद थोड़ा बेटर समझ में आए इसलिए दिखा रही हूँ। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, विच इज़ अबाउट कंसिडरेशन। तो फर्स्ट पैरामीटर जो हमारा है गुड्स या फिर सर्विसेज होनी चाहिए, वो कवर हो चुका है। सेकंड पैरामीटर अब हम देखने जा रहे हैं, ये फर्स्ट पैरामीटर था, ये सेकंड पैरामीटर है कंसिडरेशन। तो इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कंसिडरेशन इंक्लूड्स व्हाट, एनी पेमेंट मेड टू और टू बी मेड, पेमेंट कर दिया या फिर अब करोगे, चाहे मनी में करो चाहे अदरवाइज अदर देन मनी फॉर्म में करो, या फिर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, अगर आपने किसी के लिए कुछ एक्ट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, या तो आपने कुछ कर दिया या फिर कुछ नहीं करने के लिए एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, अगर आपने या तो उनके लिए कुछ किया
या फिर कुछ नहीं करने के लिए यू हैव अग्रीड, वो भी कंसिडरेशन का पार्ट होगा। एग्जाम्पल क्या ले सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं आपको सीमेंट दे दूंगी, ब्रिक्स दे दूंगी, आप क्या कर लो, ये जो हमारा शॉप है, ठीक है, इसके पास में यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल सो दैट आपकी शॉप और मेरी शॉप के बीच में देयर रिमेन सम डिस्टेंस और वट एवर यू कॉल इट, ठीक है। तो सामने वाले ने ये बात मान ली, तो वो जो ब्रिक्स और सीमेंट मैंने उनको दिया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन। उन्होंने मेरे लिए क्या किया है, उन्होंने मेरी बात मानी है कि वो इस डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, वो वॉल बनाने में वो अपना सहयोग देंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडरेशन, ठीक है। सो चाहे आपको एक्चुअली में पेमेंट मिले या कोई आपके साथ एसोसिएट होने में कुछ आपकी हेल्प आउट करने में आपकी मदद कर दे, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ वेदर बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, किससे रिलेटेड होगा, गुड्स सर्विसेज की सप्लाई से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे रेसिपेंट खुद दे जो एक्चुअल कस्टमर है, जो रेसिपेंट है, सप्लायर इज जो सप्लाई कर रहा है, रेसिपेंट इज जो उस सप्लाई को रिसीव कर रहा है, राइट। सो चाहे रेसिपेंट खुद वो पेमेंट करे या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन पेमेंट कर दे, पेमेंट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। बट शैल नॉट इंक्लूड व्हाट, नॉट इंक्लूडेड एनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है तो किस लिए दे रही होगी, आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए उन गुड्स एंड सर्विसेज पे, राइट। तो उसको अगर हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, तो उसके अमाउंट पे भी जीएसटी लग जाएगा। फिर यही बात हुई ना, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ 100 रुपये की है, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये कस्टमर्स को, रेसिपेंट्स को, कंज्यूमर्स को कितने रुपए पे पड़े, 50 रुपये पे पड़े, 40 रुपये पे पड़े। तो गवर्नमेंट ने सपोज 60 रुपये की इसके ऊपर सब्सिडी दे दी, ताकि फाइनल कंज्यूमर्स को ये 40 रुपये की ही पड़े। अब 40 रुपये की जब पड़ेगी तो जीएसटी लगेगा 40 रुपीज़ पे, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको क्या कर दिया होता, कंसिडरेशन की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया होता है इस सब्सिडी को, तो फिर जीएसटी लगता है 100 रुपये पे। तो आप सोचो, अगर मान लो जीएसटी की रेट 18% है, तो अगर 100 रुपीज़ पे लगेगा तो कितना हो जाएगा, 18। और वहीं अगर ये 40 रुपीज़ पे लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 7.2। सो डिफरेंस समझ रहे हो। अगर हमने इसको कंसिडरेशन के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया तो टैक्स भी फिर ज़्यादा लगेगा, जो हम नहीं चाहते। अगर किसी चीज़ पे हम सब्सिडी दे रहे तो बेनिफिट देना चाहते हैं ना, टैक्स से थोड़ी ना मार देंगे फिर दोबारा से सिटीजन्स को। तो कंसिडरेशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो किसी एनजीओ ने सब्सिडी दी तो फिर उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसके केस में पूरे 100 रुपये पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। अगर कोई और सब्सिडी देता है तो सरकार बोलती है हमें मतलब नहीं है, हमें तो पूरा जीएसटी चाहिए। पर अगर हम देते हैं तो फिर हम एक्चुअल में लोगों का भला करना चाहते हैं, तो हम फिर टैक्स भी कम चार्ज करेंगे, कम वैल्यू पे चार्ज करेंगे। हाउएवर, लेकिन a deposit given for supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless supplier applies such deposit as consideration for said supply. इसको समझना। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मशीनरी चाहिए, ठीक है। दिस इज निकिता and she wants a machinery for her business. मैंने मशीनरी ऑर्डर दिया, किसको, मशीनरी का ऑर्डर दिया तो सपोज ABC लिमिटेड को, ठीक है, कि आप ये मशीनरी का ऑर्डर एक्सेप्ट करो, हमें ये मशीनरी आप सप्लाई करो, ठीक है। इन्होंने कहा ये मशीनरी जो आप बनवाना चाह रही है इसको हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा एंड हमें इसको बनाने में थोड़ा टाइम चाहिए, वी वॉन्ट 1 month फॉर दिस, ठीक है।
मैंने कहा कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा देखो मशीनरी तो आपकी जो है आपको पड़ेगी 5 करोड़ रुपए की। मैंने कहा ठीक है 5 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, आप मशीनरी बनाओ, हम आपको 5 करोड़ का पेमेंट कर देंगे। उन्होंने कहा कि देखिए आप अभी क्या है मार्केट में नहीं आई हो, हम आपको बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, अगर हमने ये मशीन आपके लिए बना दी और फिर बाद में आपने ये मशीन हमसे एक्सेप्ट नहीं करी तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। एक तो ये कस्टमाइज़ और है तो कोई और इसको ख़रीदेगा भी नहीं, सो हमारा तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा तो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, आप अभी हमें 1 करोड़ रुपीस डिपॉज़िट दे दो। 1 करोड़ रुपीस का डिपॉज़िट दे दो ताकि अगर कुछ गड़बड़ी भी होती है तो हम थोड़ा-सा सेफ रहें। ये डिपॉज़िट हम फ़ोरफ़ीड कर लेंगे बाद में, है ना? तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको विश्वास चाहिए तो मैं ठीक है 1 करोड़ रुपीस पहले डिपॉज़िट कर देती हूँ आपको, ताकि आपको विश्वास बना रहे और आप ये मशीन मुझे फाइनली कस्टमाइज़ करके 1 महीने में प्रोवाइड करवा दो। ठीक है। अब कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये जो 1 करोड़ का डिपॉज़िट है, दिस इज़ नॉट कंसिडरेशन। दिस इज़ नॉट कंसिडरेशन। व्हाई इट इज़ नॉट कंसिडरेशन? क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड हुआ है कि ये डिपॉज़िट जो मैंने दिया है, ये मुझे अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल कर देती हूँ, मतलब मैं इस मशीनरी की डिलीवरी ले लेती हूँ, आई टेक द डिलीवरी ऑफ मशीनरी, तो मुझे क्या होगा, ये 1 करोड़ की डिपॉज़िट भी क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। सो आइडियली ये जो सिर्फ मैंने सेफ्टी के लिए उनको दी है ताकि उनका भी इंटरेस्ट बना रहे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, इट इज़ जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। ये क्या मेरे सेल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है? नहीं। तो इट इज़ जस्ट फॉर सेफ्टी, सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली कंसिडरेशन। ये तो सिर्फ मैंने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड करी है। इट इज़ लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए सामने वाले को मैंने एक अमाउंट डिपॉजिट करा। अब इन जनरल इसको आपको कंसिडरेशन ऑफ ऑब्वियसली ट्रीट नहीं करोगे, ये क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए। लेकिन एक केस ऐसा भी तो बन सकता है कि मैंने क्या कहा, मुझे देखो टोटल 5 करोड़ का पेमेंट करना है, ठीक बात है। 1 करोड़ रुपीस आप मुझे वापस रिटर्न करने की जगह क्या करो, मैं आपको 4 करोड़ और दे देती हूँ और ये 1 करोड़ भी आप क्या करो, एडजस्ट कर लो। 4 करोड़ रुपीस मैं आपको और दे देती हूँ और ये 1 करोड़ रुपीस भी आप एडजस्ट कर लो, आपके पास टोटल 5 करोड़ ही तो आ जाएंगे। एक तो क्या हो कि ये 1 करोड़ रुपीस मुझे रिटर्न करें और मैं फिर इनको 5 करोड़ रुपीस दूँ। फर्स्ट मेथड इज़ कि मैं इनको 5 करोड़ रुपीस ट्रांसफ़र करूँ और ये 1 करोड़ रुपीस हम मुझे वापस दे देंगे। ठीक है, मैंने इनको ये 1 करोड़ दिया और ये 1 करोड़ उन्होंने मुझे वापस दे दिया और मैंने इनको 5 करोड़ रुपीस दे दिए। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि मैंने इनको 1 करोड़ रुपीस यहाँ दे दिए थे स्टार्टिंग में और अब मैं इनको 4 करोड़ रुपीस और दे दूँ। दोनों का नेट केस क्या बन रहा है, 5 करोड़ ही सामने वाले के पास जा रहा है। ठीक है, तो जो पहला केस है इसमें क्या ये 1 करोड़ रुपीस को कंसिडरेशन मानोगे क्या आप? नहीं मानोगे। दूसरे केस में 1 करोड़ रुपीस को आप कंसिडरेशन मानोगे क्या? मानोगे, लेकिन कब मानोगे, जब इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा तब मानोगे। तो अब अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्या? अ डिपॉजिट given for goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless supplier applies such deposit as consideration for said supply. Unless supplier इस डिपॉजिट को एज कंसिडरेशन इस सप्लाई के लिए एक्सेप्ट कर ले, इस मशीनरी के अगेंस्ट वो 1 करोड़ को एक्सेप्ट कर ले, तब तक मैं इसको नहीं मानूंगी। तो इनिशियली जब मैंने 1 करोड़ रुपीस दिए इसको कंसिडरेशन, दोनों ही केसेस में नहीं मानना, लेकिन जब इसको एडजस्ट कर लूँ मैं अपने फाइनल मशीनरी के सेल के लिए, तब ABC लिमिटेड इसको क्या कर सकती है, एज कंसिडरेशन ट्रीट कर सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। और इन जनरल भी अगर आप सिंपल सी बात को समझना चाहो तो देखो ये मशीन कितनी थी, 5 करोड़ की थी। अगर मैं इस 5 करोड़ और 1 करोड़ दोनों को यहाँ पे कंसिडरेशन मान लेती तो 6 करोड़ पे GST लग जाता। गलत है ना, 1 करोड़ तो मुझे वापस देना है। तो
इसलिए उन्होंने कहा कि इस 1 करोड़ को कंसिडरेशन नहीं मानना, जो फाइनल सेल वैल्यू उसको मानो। दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि 4 करोड़ और इस 1 करोड़ को भी हम बाद में जब एडजस्ट करें तब तो सेल वैल्यू का पार्ट मानेंगे, तभी तो 5 करोड़ पे पूरे पे एक्चुअल वैल्यू पे जीएसटी लग पाएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल सी थिंग। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब इसी कंसिडरेशन में कुछ स्पेशल चीज़ें आपको देखनी होती है। जैसे क्या है ये स्पेशल केसेस? पहला है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। अगर आपने क्या दिया है, डोनेशन दिया है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को दिया है, तो उसको क्या कंसिडरेशन में कवर करते हैं, उसको जीएसटी के लिए लाइबल करते हैं नहीं, इसमें ये बेसिकली ये बता रखा है। सो इट सेज इट इज़ नॉट लाइबल टू जीएसटी, लेकिन 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या 3 कंडीशन है? कि गिफ्ट डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को देना चाहिए आपको। दूसरी कंडीशन है कि पेमेंट एक्चुअली गिफ्ट और डोनेशन की फॉर्म में होना चाहिए, आपको उसके बदले के अंदर कुछ नहीं मिल रहा हो। आपका ना तो बिजनेस का प्रमोशन हो रहा हो या आपको कुछ मनी मिल रहा हो, नथिंग यू हैव टू रिसीव। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? यू जस्ट हैव टू गिव, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, नथिंग हैज़ टू बी देयर इन रिटर्न। और पर्पस आपका फिलेंथ्रोपिक होना चाहिए, मतलब काइंडनेस में आप दे रहे हो, कोई कमर्शियल इससे गेन एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये चेयर सपोज दी है, ठीक है, ये चेयर सपोज मैंने दी और इस पर मान लो मैंने सिर्फ इतना लिखवाया है कि इन दी मेमोरी ऑफ माई ग्रैंड फादर सो एंड सो, कि दिस पर्सन गिफ्टेड दिस चेयर टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, टू दिस पर्टिकुलर संस्थान इन दी मेमोरी ऑफ हर लेट फादर। ठीक है, तो मेरा नाम के साथ में उन्होंने लिख दिया कि निकिता गिफ्टेड दिस टू द इंस्टीट्यूशन इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर। एक तो ये हो सकता है। अब इसके केस में क्या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो आप? बिल्कुल दे रहे हो। पर्पस आपका फिलॉन्थ्रोपिक है, काइंडनेस के लिए दे रहे हो, और गिफ्ट और डोनेशन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन सपोज सेम दूसरी चेयर है, इस पर मैंने लिखवा दिया कि निकिता की जगह मैंने लिखवा दिया सपोज मेरी एंटिटी का नाम कि निकिता एंड कंपनी गिफ्टेड दिस इन द मेमोरी ऑफ निकिताज लेट ग्रैंडफादर, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मेरा जो बिजनेस है निकिता एंड कंपनी, उसका एडवर्टीजमेंट हो गया। बिजनेस का एडवर्टीजमेंट मैंने करवा दिया। तो अगर आप देखोगे पहली कंडीशन होती है क्या, आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिया है वो सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन है गिफ्ट और डोनेशन की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना चाहिए। यहाँ मिल रहा है मेरे को रिटर्न में, बिल्कुल मेरे बिजनेस का एडवर्टीजमेंट हो रहा है। पर्पस मेरा फिलैंथ्रोपिक रहा क्या, काइंडनेस रही क्या, पर्पस नहीं रहा। तो इसका मतलब इस वाले केस में जो आपको जीएसटी से एग्जेम्पशन मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। यू विल हैव टू टैक्सेबल दिस ट्रांजैक्शन, जबकि इस वाले ट्रांजैक्शन पे वुड बी नो जीएसटी, क्योंकि आप एक्चुअली में भलाई का काम कर रहे हो। तो अगर आप देखोगे एग्जाम्पल क्या है, डिस्प्लेइंग अ डोनर्स नेम एज ग्रेटिट्यूड, आपने ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में डिस्प्ले किया बिना बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करे हुए, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे और उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन आपने बिजनेस का भी एडवर्टीजमेंट कर दिया फ्री फोकट में, तो फिर आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंसिडरेशन मिल रहा है यहाँ पे। और इस केस में क्या होता है, कंसिडरेशन है ही नहीं कुछ, कंसिडरेशन ही नहीं, तो सप्लाई का जो एक पैरामीटर है वो ख़त्म हो गया, तो सप्लाई भी नहीं होगी। नेक्स्ट है आर्ट वर्क्स फॉर एग्जिबिशन। When artists send their art to galleries for display, it will not be considered as supply, as no consideration flows from gallery to artist at that time. GST applies only when artwork is sold. इसका सिंपल सा मतलब है, सपोज मैं बहुत सारी पेंटिंग्स बनाती हूँ, मैं जयपुर में रहती हूँ, मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, ठीक है। अब दिल्ली में मुझे पता चला एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लग रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से जयपुर से इस एग्जीबिशन में क्या कर रही हूँ, इन आर्टवर्क्स को डिस्प्ले करने के लिए लेके जा रही हूँ। तो देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र तो हो रहा है। तो सप्लाई का एक मेथड, एक फॉर्म क्या होता है, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर। तो
ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सप्लाई। तो क्या इसको भी आप क्या कर सकते हो, एज अ सप्लाई ट्रीट कर सकते हो? तो नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे गुड्स तो है, गुड्स और सर्विसेज में गुड्स तो है, लेकिन कंसिडरेशन है क्या? कंसिडरेशन है क्या? क्या दिल्ली एग्जीबिशन में लेके जाते ही, मैं यहाँ से अपनी दिल्ली एग्जीबिशन में लेके जा रही हूँ, तो तब मुझे कुछ पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब फाइनली इन पेंटिंग्स को कोई खरीद लेगा तब मुझे पैसा मिलेगा। तो इस इनिशियल स्टेज पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए सप्लाई भी नहीं है। पर जब इसको फाइनली सेल कर दिया जाएगा एंड आई विल रिसीव मनी, तब इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? एज अ सप्लाई ट्रीट करेंगे। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है? नो क्लेम बोनस। NCB offered by insurance companies is not consideration for supply, as insured is not under obligation to refrain from lodging claims in exchange for bonus. So it does not attract GST and is reduced from gross insurance premium. देखो इसका सिंपल सा आप मतलब समझना, नो क्लेम बोनस। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ईयर जब इंश्योरेंस करवाया तब मुझे 10,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस पड़ा फर्स्ट ईयर में। बट क्योंकि मेरी सपोज मैंने कार का करवाया था एंड मेरी कार बहुत स्मूथली चली इस पूरे साल, मुझे कोई क्लेम लॉन्च नहीं करना पड़ा इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो सेकेंड ईयर जब मैं इंश्योरेंस करवाने गई तो कंपनी ने मुझे कहा कि यार आप बहुत अच्छे कस्टमर हो हमारे, आप क्लेम ही फाइल नहीं करते हो। तो कंपनी ने मुझे कहा कि आपको एक बोनस मिलता है। क्या? नो क्लेम बोनस, कि आपने कोई क्लेम नहीं किया इसलिए आपको बोनस दे रहे हैं हम, कि आपको 1,000 रुपये का बोनस मिलेगा, आपको 9,000 रुपये देने हैं इस बार इंश्योरेंस करने के। सो सिंपल सा क्वेश्चन अराइजेस कि जीएसटी किस अमाउंट पे लगाना है आपको? जीएसटी हम किस अमाउंट पे लगाए? क्या ये 9,000 प्लस 1,000 करके 10,000 पे हमें जीएसटी लगाना चाहिए, या फिर 9,000 पे ही लगाना चाहिए? तो सिंपल सी बात है भाई, 9,000 पे जीएसटी लगाऊंगी ना जब मैंने कस्टमर से एक्चुअली ये रिसीव किया है। सो बस इतना ही आपको एक्चुअली में बता रखा है। इन्होंने और थोड़ा सा इसको एलैबोरेट किया कि भाई ये नो क्लेम बोनस जो दिया जा रहा है, इसमें कस्टमर के ऊपर तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो भी जाता तब भी मैं अपनी कार के रिगार्डिंग कोई इंश्योरेंस क्लेम फाइल नहीं करती। ऐसी तो मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी भाई, वो तो कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं इसलिए मैंने कोई क्लेम फाइल नहीं किया। तो इसलिए इस नो क्लेम बोनस को आपको कंसिडरेशन के फॉर्म में कंसिडर आपको नहीं करना है। सिंपल सी बात है, जीएसटी नेट अमाउंट पे ही लगानी है, ग्रॉस अमाउंट पे नहीं लगानी। सिंपल सी आपको इतना ही ध्यान में रखना है। सो एनसीबी ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, ये कंसिडरेशन नहीं है फॉर सप्लाई, क्योंकि इंश्योर्ड के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि वो रिफ्रेन करेगा फ्रॉम लॉजिंग क्लेम्स। सो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और इसको लेस किया जाएगा ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम से। सो जो नेट अमाउंट आएगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है साल्वेज या रैक वैल्यू का इन क्लेम असेसमेंट। In motor vehicle insurance claims, if salvage value is deducted and salvage remains with insured, GST is not applicable to insurer. If salvage value is not deducted and salvage becomes insurer's property, तो insurer must discharge GST on its sale. कुछ समझ नहीं आया होगा ये पढ़ के, तो मैं समझाती हूँ। साल्वेज वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है? फॉर एग्जाम्पल कार हो गई डिस्ट्रॉय, अब इसके बाद बचा क्या? साल्वेज। जो कुछ टूटा फूटा कुछ बचा, उसकी जो बॉडी बची, दैट रिमेन्स। अब सपोज दो तरीके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेम बनता है टोटल 1 लाख रुपीस का, ठीक है। अब इसमें दो केस बन सकते हैं। क्या दो केस बन सकते हैं? कि एक तो ये जो साल्वेज है ये इंश्योर किसको दे दे? इंश्योरर को लौटा दे। और एक केस बन सकता है कि वो ना दे। ये जो बॉडी है ये क्या करे? इंश्योरर, जैसे मान लो XYZ इंश्योरेंस जो कंपनी है, इसको मैंने ये दे दिया बॉडी कि आप इसको सेल करके फॉर फर्दर वैल्यू रिकवर कर लेना, मुझे पूरा 1 लाख का क्लेम दे दो, ठीक है। तो अगर मैंने क्या किया,
ये साल्वेज बॉडी इंश्योरेंस कंपनी को दे दी, XYZ कंपनी को दे दी, तो क्या करेगी XYZ कंपनी इस बॉडी, जो कार की बॉडी, इसका तो क्या ही करेगी, उसको फर्दर सेल करके उतनी वैल्यू रिकवर कर लेगी। तो सपोज ये 10,000 इसकी बॉडी से रिकवर होता है, तो ये XYZ कंपनी ने जब इसकी फर्दर इस बॉडी को सेल किया तो उसके ऊपर GST कौन पे करेगी? सीधी सी बात है, ये XYZ कंपनी करेगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और मुझे 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे। दूसरा केस क्या बन सकता है कि 1,00,000 रुपए मुझे मिलने चाहिए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि ये बॉडी मैं खुद ही सेल करूँगी, मैं कंपनी को नहीं दूंगी, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देना चाहती हूँ ये बॉडी, ठीक है, कार की साल्वेज बॉडी। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि भाई तुम हमें इस साल्वेज बॉडी को भी नहीं दे रहे हो, 10,000 तो हमें इसी से रिकवर हो जाते हैं, तो तुम फिर जो क्लेम ले रहे हो ना वो कम लो। 10,000 तो तुम्हें इस साल्वेज बॉडी से रिकवर हो जाएंगे, तो तुम्हारा जो एक्चुअल क्लेम बनता है वो 90,000 का ही तो बनेगा। तो हम तुम्हें क्या करेंगे, 90,000 का ही पेमेंट करेंगे। अब क्या होगा, 90,000 मैं इंश्योरेंस कंपनी से ले लूँगी और 10,000 मुझे साल्वेज की सेल से मिल जाएंगे। सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस केस में साल्वेज वैल्यू पर, साल्वेज के सेल पर इंश्योरेंस कंपनी GST देगी। सिंपल सी बात है, जिसमें साल्वेज उसको मिलेगा तभी तो वो उसकी सेल करके GST देगी। तो फर्स्ट केस में जब वो साल्वेज उसको मिल रहा है, साल्वेज की वो खुद सेल करी, तब वो उस पर GST दे देगी। सेकेंड केस में साल्वेज उसको मिल ही नहीं रहा, तो वो GST कहाँ से देगी? इसको ही थोड़ा सा उन्होंने घुमा फिरा के लिखा है। अब लाइन को हम पढ़ते हैं। दे आर सेइंग कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम में अगर साल्वेज वैल्यू को डिडक्ट किया गया है, साल्वेज वैल्यू को अगर डिडक्ट किया गया है फ्रॉम द क्लेम अमाउंट, तो साल्वेज किसके पास रहेगा? इंश्योर्ड के पास ही। सपोज मेरे पास ही वापस रहा, तो इस केस में GST एप्लीकेबल नहीं होगा टू इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर मान लो मैं खुद GST में रजिस्टर्ड हूँ, तो फिर मैं तो सेल कर ही रही हूँ, तो मुझ पर उस बेसिस पे GST लगेगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पे GST लगेगा? नहीं लगेगा, उसके पास है ही नहीं वो साल्वेज बॉडी, तो उसके ऊपर कैसे GST लगेगा? लेकिन इफ साल्वेज वैल्यू इज नॉट डिडक्टेड, किस केस में डिडक्ट नहीं हो रहा है? इस फर्स्ट केस में साल्वेज बिकम्स इंश्योरर्स प्रॉपर्टी, ऑब्वियस बात है, इंश्योरर की प्रॉपर्टी बन गई, तो इसके केस में GST भी कौन देगा? इंश्योरर देगा। एज सिंपल एज दैट। सो 3 केस हो गए हमारे, 4 केस हो गए। अब जो हमारा थर्ड एलिमेंट है सप्लाई की डेफिनेशन का, दैट इज बिजनेस, उसको समझ लो। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, ancillary activities, supply, acquisition of goods or services for business purposes, club society benefits, services by office holders, race club activities and public authority transaction by CGST LA. बिजनेस को देखो मैंने बहुत शॉर्टिफाई करा है, वैसे तो बहुत शॉर्टन करने की कोशिश करी है इस डेफिनेशन को। तो कोई भी ट्रेड है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी में आप इंक्लूड हो रहे हो, आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ प्रोफेशन में आप इंक्लूडेड हो, जैसे आप लॉयर हो, डॉक्टर हो, आप कुछ वोकेशन करते हो, जैसे आप बार्बर हो, ठीक है, या इनसे एसोसिएटेड कुछ एक्टिविटीज़ करते हो जिसमें कहीं ना कहीं बिजनेस का एलिमेंट इंक्लूडेड हो रहा है, या कुछ क्लब्स है जिसमें मेंबरशिप रहती है, कुछ क्लब्स की, कुछ सोसाइटीज़ कुछ एक्टिविटीज़ रन करती है, तो वो सब हम बिजनेस के डेफिनेशन में कवर कर लेंगे। यहाँ तक कि रेस क्लब की एक्टिविटीज़, ऑफिस होल्डर्स की सर्विसेज, पब्लिक अथॉरिटी के जो ट्रांजैक्शन जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ में ट्रांजैक्शन कर रही है, उन सबको हम बिजनेस के परव्यू में ले लेंगे। तो मतलब ये सब जो भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कहीं ना कहीं बिजनेस में इंक्लूड हो जाएगा और उसको GST में हम टैक्सेबल कर सकते हैं। ये 3 एलिमेंट यहाँ पे हो जाते हैं हमारे कवर। अब हम जो अभी तक पढ़ा है उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर कल हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट करेंगे। देखो, टैक्स क्या है? फाइनेंशियल चार्ज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों इंक्लूड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का 122 अमेंडमेंट बिल 2014 है, और अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? 101 जुलाई 2017 से ये पूरा इनेक्ट हुआ, प्रेसिडेंट का असेंट मिला सितंबर 8, 2016 को। कौन कौन से टैक्स सब सम हुए? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, CVD,
स्पेशल सीवीडी जो आपकी है सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस। स्टेट टैक्सेस में देखें तो स्टेट सरचार्ज सेस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग वाला हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, वैट सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स हो गया और टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट्स हो गया। उसके बाद है स्ट्रक्चर जीएसटी का ड्वेल स्ट्रक्चर है, फेडरल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इंट्रा पे लगेगा सी और एसजीएसटी और इंटर पे लग जाएगा आईजीएसटी। बेनिफिट्स क्या है, सिंप्लीफाई हुआ है टैक्स स्ट्रक्चर, डिडक्शन हुआ है, कास्केडिंग इफेक्ट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, बिजनेस को करना आसान हो गया है और रेवेन्यू में ग्रोथ मिली है, जो बेसिकली गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसमें भी ग्रोथ मिली है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देखिए, टोटल 35 एक्ट्स है, एक आईजीएसटी का एक्ट है, एक सीजीएसटी का एक्ट है, एक यूटीजीएसटी विदाउट लेजिस्लेचर वालों के लिए एक्ट है, एक जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट है और 28+3 स्टेट और यूटीजीएसटी विद लेजिस्लेचर्स वाले एक्ट हैं। एक्सक्लूजन अगर हम देखें जीएसटी से तो परमानेंट एक्सक्लूजन कितने हैं, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन और उसके रॉ मटेरियल का है, इसके ऊपर अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पे और सीएसटी वैट लगता है इंटर और इंट्रा स्टेट सेल पे। टेम्परेरी एक्सक्लूजन है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल गैस। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है इनके मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन पे, सीएसटी वैट लगता है इंटर या इंटर स्टेट सप्लाई पे और कुछ चीज़ों पे ड्वेल टैक्स लगता है, जैसे टबैको पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी लगता है, ओपीएम हैम्प और अदर नार्कोटिक प्रोडक्ट्स पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी लगता है। जीएसटी कॉम्पनसेशन से स्टेट्स को क्या करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए ड्यू टू द इनैक्टमेंट ऑफ जीएसटी लाया गया था। इसका इनिशियली इम्प्लीमेंटेशन था टिल 30 जून 2022 बट इसको एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2026 तक। और कब से स्टार्ट होता है, 5 साल का पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम दी सीजीएसटी एक्ट का एनफोर्समेंट इनैक्टमेंट फ्रॉम दैट रेस्पेक्टिव स्टेट। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसे जीएसटी की लाइबिलिटी टैक्स की लाइबिलिटी ट्रिगर होती है। जीएसटी के अंदर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। उसके बाद हमने देखी सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लायर कौन है, गुड्स और सर्विसेज का जो सप्लाई करता है और एजेंट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, सप्लाई के भी आप पे वर्क कर रहा है और इसलिए अगर आप स्पेसिफाइड एक्शन पे क्लेम्स वगैरह का भी क्या करते हैं, जैसे लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग का भी सप्लाई करते हो या आपके थ्रू होता है वो ट्रांजैक्शन, तो आपको भी डीम सप्लाई ट्रीट कर लिया जाता है। उसके बाद हमने सप्लाई देखा, सप्लाई के लिए क्या क्या होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज, कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई के 8 हमने फॉर्म्स देखे, कौन कौन से, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल एंड डिस्पोजल। ठीक है। उसके बाद गुड्स क्या होता है, गुड्स सारी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूड हो जाएंगे और ग्रोइंग क्रॉप्स जो अल्टीमेटली सेपरेट आउट होंगी फ्रॉम द लैंड। उसके बाद सर्विसेज में गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज़ के अलावा सर्विसेज होती है, लेकिन मनी और सिक्योरिटीज से जो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है उनको हम सर्विसेज में काउंट करते हैं। कंसिडरेशन क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी पेमेंट आपको आपने किया या फिर आप करोगे, दैट इज कंसिडरेशन। अगर आप कुछ एक्ट करते हो या कुछ फॉरबियरेंस करते हो, कुछ नहीं करने के लिए एक्सेप्टेंस करते हो, तो दोनों की जो मॉनेटरी वैल्यू होंगी उसको भी कंसिडरेशन ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है सीजीएसटी की सब्सिडी कभी भी काउंट नहीं होगी अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन रेसिपेंट खुद दे चाहे कोई और दे, इट विल बी काउंटेड एज कंसिडरेशन। और अगर डिपॉजिट है गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड जिसको अल्टीमेटली आप क्या करोगे, रिफंड कर दोगे, तो उसको आपको कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करना होता। लेकिन अगर उस डिपॉजिट को अल्टीमेटली आप कंसिडरेशन की फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेता है सप्लायर, तब उसको आप क्या कर सकते हो, ऐसा कंसिडरेशन ट्रीट कर सकते हो। स्पेशल केसेस देखें, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम उसको नॉन टैक्सेबल करेंगे, जीएसटी नहीं लगाएंगे। क्या क्या है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को मिलना चाहिए, गिफ्ट और डोनेशन ही होना चाहिए और पर्पस फिलंथ्रॉपिक होना चाहिए, मतलब आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना चाहिए। फिर हमने देखा आर्ट वर्क्स जो एग्जीबिशन के लिए जाते हैं, तो जब हम, जैसे मैंने जयपुर से दिल्ली भेजा, तो जयपुर से दिल्ली भेजा दैट इज़ नॉट सप्लाई, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ कंसिडरेशन मिल ही नहीं रहा। लेकिन जब मैं दिल्ली एग्जीबिशन से उनको सेल कर दूंगी तब उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। नो क्लेम बोनस में जो बोनस को, क्लेम बोनस को हटा के जितना अमाउंट है सिर्फ उस अमाउंट पे जीएसटी लगता है। सो 10,000 माइनस 1,000 का जैसे नो क्लेम बोनस है तो 9,000 पे जीएसटी लगता है। और अगर साल्वेज रैक वैल्यू है क्लेम असेसमेंट में, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि जब
साल्वेज वैल्यू हम रिड्यूस कर देते हैं फ्रॉम दी टोटल क्लेम वैल्यू। तो उस केस में क्या होगा, हम रिड्यूस क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि साल्वेज किसके पास होगा, इंश्योर्ड के पास ही होगा, इंश्योर्ड के पास ही होगा, ना कि इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जब वो साल्वेज वैल्यू है ही नहीं, साल्वेज है ही नहीं, तो वो उसको सेल कैसे करेगा, सेल ही नहीं करेगा तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। लेकिन जब हम साल्वेज वैल्यू लेस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमने साल्वेज जो बॉडी है वो किससे रिकवर कर ली, इंश्योर्ड से ले ली है इंश्योरेंस कंपनी ने, तो इंश्योरेंस कंपनी को ही उसकी सेल पे जीएसटी भी देना पड़ेगा। और फिर हमने बिजनेस का देखा, तो बिजनेस क्या होता है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एंसिलरी एक्टिविटीज़, रेस क्लब की एक्टिविटीज़, ऑफिस होल्डर्स की एक्टिविटीज़, क्लब सोसाइटी की एक्टिविटीज़, पब्लिक अथॉरिटीज़ के ट्रांजैक्शंस, ये सब बिजनेस के डेफिनेशन में हो जाते हैं कवर। तो ये हमारा आज का रिविजन भी हो गया है। अब हम आगे शेड्यूल 1 से कंटिन्यू करेंगे। राधे कृष्ण।